सुदा है, जब ताज पूरा हो जाएगा तो हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा। और लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे हाथ काट दिए जाएंगे। मैं हूं शाहजहां और ताजमहल मैंने ऐसे बनवाया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये मेरी मुमताज की याद थी। आज एआई की मदद से हम देखेंगे ताजमहल कैसे बना और सच्चाई क्या थी। नमस्ते दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ताजमहल का निर्माण होते हुए देख रहे हैं, ये सिर्फ ईंट, पत्थर और संगमरमर की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे वादे की कहानी है जो एक औरत ने अपनी आखिरी सांसों में मांगा, और एक ऐसे बादशाह की कहानी है जिसने उस वादे को निभाने के लिए अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा दी। अगर आप इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसे महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, दी अनसीन भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम इतिहास की वो परतें खोलते हैं जिन्हें वक्त ने छुपा दिया है। तो चलिए वक्त की सुई को पीछे घुमाते हैं। तारीख है 17 जून 1631। जगह है बुरहानपुर। आज की रात कुछ अलग है। बाहर तेज बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, लेकिन शाही खेमे के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। मैं देख पा रहा हूं हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहां को, जिनके एक हुक्म पर जंग छिड़ जाती है। आज वो खुद से जंग हारते हुए नजर आ रहे हैं। उनके सामने उनकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। 14वें बच्चे गौहर आरा को जन्म देते वक्त मुमताज की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। हर सांस उनके लिए बोझ बन चुकी है। शाहजहां उनका हाथ थामे हुए हैं, जैसे अगर हाथ छूट गया तो उनकी पूरी दुनिया ही बिखर जाएगी। मुमताज की आवाज बेहद धीमी है, लेकिन वो कुछ कहना चाहती हैं। वो शाहजहां से एक आखिरी वादा मांग रही हैं, एक ऐसा मकबरा जो इस दुनिया में पहले कभी किसी ने न देखा हो, एक ऐसी जगह जहां आने वाली पीढ़ियां उनके प्यार को महसूस कर सकें। और फिर खामोशी। मुमताज महल इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। शाहजहां की चीख जैसे रात के सन्नाटे को चीर देती है। आज सिर्फ एक औरत नहीं मरी, आज एक बादशाह अंदर से टूट गया। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां खुद को लोगों से अलग कर लेते हैं। कहते हैं उन्होंने महीनों तक सफेद कपड़े नहीं पहने, संगीत बंद कर दिया गया, जश्नों पर रोक लगा दी गई। दरबार में मौजूद लोग जानते थे कि उनका बादशाह अब वहीं नहीं रहा। 1 साल बीतता है और हम आगरा पहुंचते हैं। शाहजहां का गम अब आंसुओं तक सीमित नहीं है, वो एक जुनून बन चुका है। एक ऐसा जुनून जो पत्थरों में ढलने वाला है। दुनिया भर के बेहतरीन वास्तुकार आगरा बुलाए जाते हैं। फारस, तुर्की, समरकंद और हिंदुस्तान के हर कोने से नक्शे लाए जाते हैं। कोई ऊंचा गुंबद बनाता है, कोई बागों की बात करता है, कोई जन्नत की नहरों की। लेकिन शाहजहां हर नक्शे को देखकर सिर हिला देते हैं। उन्हें कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जिसमें उनकी मुमताज सांस ले सके। तभी आगे बढ़ते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। जैसे ही उनका खाका खुलता है, शाहजहां की आंखों में पहली बार चमक दिखाई देती है। ये सिर्फ मकबरा नहीं, ये जन्नत की झलक है। नाम रखा जाता है रोजा-ए-मुनव्वर, लेकिन एक बड़ी परेशानी सामने खड़ी है। ये जमीन यमुना नदी के किनारे की है, रेतीली, दलदली और कमजोर। दरबारी सवाल उठाते हैं, क्या इतनी भारी इमारत यहां टिक पाएगी? लेकिन शाहजहां पीछे हटने वालों में से नहीं थे। जनवरी 1632 में आगरा कुदालों की आवाज से गूंज उठता है। मैं देख रहा हूं कि जमीन के नीचे गहरे गहरे कुएं खोदे जा रहे हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों। हर कुएं को ईंट, पत्थर और चूने से भरा जा रहा है। नींव के सबसे निचले हिस्से में आबनूस और साल की लकड़ी के मोटे मोटे लठ रखे जा रहे हैं। इंजीनियर बताते हैं कि इस लकड़ी की खासियत है, जितनी नमी मिलेगी उतनी मजबूत होगी। यानी यमुना का पानी जो किसी और इमारत के लिए खतरा बन सकता था, ताजमहल की ताकत बनने वाला था। शाहजहां खुद रोज निर्माण स्थल पर आते हैं। उन्हें पता है अगर नींव कमजोर हुई तो उनका प्यार इतिहास में दफन हो जाएगा। नींव तैयार हो चुकी है, अब बारी है इमारत को सजाने की। राजस्थान के मकराना से सबसे शुद्ध सफेद संगमरमर मंगवाया जा रहा है। सामने जो धूल का गुबार उठता दिख रहा है, वो कोई आंधी नहीं है, ये 1000 हाथियों का काफिला है।
जो सैकड़ों मील दूर से संगमरमर की चट्टानों को खींच कर ला रहा है। रास्ते में गांवों से होकर गुजरते ये हाथी खुद एक चलता फिरता तमाशा बन जाते हैं। लेकिन ताजमहल सिर्फ सफेद नहीं है, इसकी दीवारों में पूरी दुनिया के रंग छुपे हुए हैं। चीन से जेड, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली, अरब से मूंगा, कुल 28 तरह के कीमती रत्न आगरा पहुंचते हैं। खजाने के दरवाजे खुले रहते हैं। कहा जाता है कि उस दौर में ताजमहल पर इतना पैसा लगा जितने में कई सल्तनतें खड़ी और तबाह हो सकती थीं। अब हम मुख्य गुंबद के पास हैं। ये गुंबद इतना विशाल है कि इसे देखकर लगता है इंसानी हाथों से बना होना नामुमकिन है। मचान इतनी ऊंची है कि नीचे खड़े मजदूर चींटियों जैसे दिखते हैं। कहा जाता है कि मचान बनाने में बांस कम पड़ गए तो ईंटों का इस्तेमाल किया गया। दीवारों पर अमानत खान शिराजी कुरान की आयतों को संगमरमर पर तराश रहे हैं। अक्षरों का आकार ऊपर नीचे बदलता है ताकि देखने वाले को सब बराबर दिखे। ये कला और गणित का अद्भुत मेल है। सफेद संगमरमर पर काले पत्थर की नक्काशी, जिसे पित्राड्यूरा कहा जाता है, इतनी बारीक है कि लगता है जैसे पत्थर पर नहीं, कागज पर स्याही चली हो। फूल, बेलें और ज्यामितीय आकृतियां, सब कुछ जिंदा सा लगता है। साल दर साल बीतते जाते हैं। कई मजदूर इस निर्माण के दौरान पैदा होते हैं और कई इसी के साए में दुनिया छोड़ देते हैं। आखिरकार 22 साल बाद, करीब 20,000 मजदूरों की मेहनत और बेहिसाब दौलत के बाद साल आता है 1653। ताजमहल बनकर तैयार है। यमुना शांति से बह रही है और उसके किनारे खड़ा है दुनिया का सबसे मशहूर मकबरा। मैं देख रहा हूं शाहजहां को। अब वो बूढ़े हो चुके हैं। उनकी दाढ़ी सफेद है, कमर झुक चुकी है, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून है। कहते हैं कि ताजमहल के पूरा होने के कुछ ही सालों बाद शाहजहां की जिंदगी ने एक और करवट ली। सत्ता हाथ से निकल गई और उन्हें आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया। वही किला जहां से दूर यमुना के पार ताजमहल दिखाई देता था। मैं उस बुजुर्ग बादशाह को देख पा रहा हूं जो रोज खिड़की के पास बैठकर घंटों उस सफेद इमारत को निहारा करता था। शायद उसे वहां पत्थर नहीं दिखते थे, बल्कि मुमताज का चेहरा दिखाई देता था। सुबह की पहली रोशनी में ताज हल्का गुलाबी हो जाता था, जैसे शर्माती हुई मुमताज। दोपहर में वो एकदम सफेद, शांत और स्थिर लगता था और चांदनी रात में सुनहरा होकर चमक उठता था, जैसे अंधेरे में भी कोई उसका इंतजार कर रहा हो। उस खामोश किले में बैठा शाहजहां शायद समझ चुका था कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि उसकी अधूरी जिंदगी की आखिरी सांस है। दोस्तों, सदियां बीत जाएंगी, सल्तनतें मिट जाएंगी, राजाओं के नाम धुंधले पड़ जाएंगे, लेकिन ताजमहल हमेशा खड़ा रहेगा। वो हर आने वाली पीढ़ी से एक ही सवाल पूछेगा, क्या ये इमारत मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है, या फिर एक ऐसे प्यार की कीमत जो बहुत भारी थी। ताजमहल हमें याद दिलाता है कि इंसान अपने जज्बातों को अमर करने के लिए क्या क्या कर सकता है। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनदेखी, अनकही और गहराई से महसूस होने वाली कहानियां पसंद हैं, तो द अनसीन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट में लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं था वक्त का मुसाफिर और अगली बार फिर मिलूंगा भारत के इतिहास की एक और दबी हुई परत के साथ।